नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार बायो से क्वेश्चंस बन रहे हैं हर एग्जामिनेशंस में। ये देखते हुए मैं और मेरी पूरी टीम ने मिल करके एक नया टॉपिक तैयार किया और वो टॉपिक है आपका रोग। तो आज हम लोग बात करेंगे रोग पर। रोग इसलिए चर्चा करना बड़ा जरूरी हो गया था क्योंकि कोई ऐसा एग्जामिनेशन में देख रहा और नहीं बीत रहा है जिसमें रोग से 2 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन ना पूछे जा रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे रोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि व्हाट इज डिसीज, यानी रोग है क्या। तो अगर आप देखोगे तो सीधा आप कह सकते हो कि अगर हमारा शरीर नियमित तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी हो चुकी है या होने वाली है। और यही कंडीशन यानी मानव शरीर की इसी अवस्था को हम लोगों ने नाम दिया मानव रोग का। अब हम लोग बात करेंगे कि रोग होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर आप रोग की बात करोगे तो रोग 2 तरीके के होंगे। रोग यानी डिसीज 2 तरीके के होंगे। एक नाम निकल करके आता है आपका जिसको हम लोग नाम देते हैं जन्मजात रोग, और दूसरा नाम निकल करके आता है उपार्जित। जन्मजात की अगर आप बात करोगे तो नाम निकल करके आता है कंजेंटियल, और उपार्जित को हम लोग नाम देते हैं एक्वायर्ड। नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि जन्मजात का मतलब क्या है और एक्वायर्ड का मतलब क्या है। जन्मजात का मतलब होता है कि एक ऐसा रोग जो आपको आनुवांशिक हो, एक ऐसा रोग जो आपको आनुवांशिक हो, यानी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे पहले वाली पीढ़ियों के अंदर ये कमी रही होगी और उन्हीं पीढ़ियों की वजह से आपके अंदर वो कमी जन्म के बाद से ही या जन्म से ही या भ्रूणीय अवस्था से ही आपके अंदर वो कमी आ गई है। उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं कंजेंशियल का, यानी जन्मजात रोग का। उपार्जित रोग यानी जो जन्म के बाद होते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, यानी इसके पीछे कोई आनुवंशिक कारण नहीं है, इसके अंदर आपकी कमी होगी, ये कंडीशन होती है उपार्जित की। अब देख लो, यानी जन्मजात रोग को आप सीधे कह सकते हो कि ये कौन से रोग हैं। तो जन्मजात रोग को आप सीधे कह सकते हो कि ये आनुवंशिक रोग हैं, यानी ये बचपन से ही आपके अंदर होंगे, इसके अंदर किसी और की गड़बड़ी होगी, यानी आपसे पहले वाली पीढ़ियों के अंदर ये कमी रही होगी और उसकी वजह से आपके अंदर आ गई होगी। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कंजेंशियल का, यानी आनुवंशिक रोग का। उपार्जित रोग यानी कि इनकी अगर बात किया जाए तो उपार्जित रोग 2 तरीके के होते हैं। पहली चीज तो ये दिमाग में रखिएगा कि उपार्जित रोग जब भी होंगे तो हमेशा जन्म के पश्चात होंगे। ये कभी भी होंगे तो हो सकता है कि भ्रूणीय अवस्था से ही आपके अंदर ये कमी आ गई हो। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उपार्जित की बात किया जाए तो उपार्जित के बारे में कहा गया कि उपार्जित रोग जो है उसके अंदर हमारी खुद की गलती होती है और ये 2 तरीके के होंगे। कौन कौन से? तो एक इसके अंदर नाम निकल कर के आया संक्रामक रोग और दूसरा नाम निकल कर के आया असंक्रामक, यानी इसको आप कह सकते हो इन्फेक्शियस और असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस। मतलब एक ऐसा रोग जो संक्रामक है, यानी कि कंडीशन क्या बनती है कि एक रोगी से ट्रांसफर हो सकता है किसके पास? स्वस्थ मनुष्य के अंदर। यानी अगर कोई ऐसा रोग है जो रोगी के किसी भी प्रकार के संपर्क में आने की वजह से स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन वाला रोग है, वो इन्फेक्शियस रोग है, इन्फेक्शियस डिसीज है, संक्रामक रोग है। लेकिन ऐसा जो रोगी से स्वस्थ मनुष्य के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी रोगी से स्वस्थ मनुष्य के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी जो इन्फेक्शंस के थ्रू नहीं फैलता, उसको हम लोग नाम दे देते हैं नॉन इन्फेक्शियस का। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले हमने एक नाम लिया रोग का, यानी डिसीज का। उसके अंदर मैंने क्या कहा? तो उसके अंदर मैंने कहा कि शरीर के अंदर अनियमितता के आने की स्थिति को हम लोग नाम क्या देते हैं? तो रोग का नाम देते हैं। रोग कितने प्रकार के होंगे? तो मैंने बताया 2 तरीके के होंगे। कौन कौन से? तो एक जन्मजात यानी कंजेंशियल और एक उपार्जित यानी एक्वायर्ड। जन्मजात ऐसा रोग होगा जो जन्म से होगा, या हो सकता है कि जन्म से पहले से भ्रूणीय अवस्था के से ही शुरुआत आपके अंदर हो जाए और इसके पीछे आनुवंशिक कारण होंगे। दूसरा नाम दिया गया उपार्जित का, तो उपार्जित कहा गया कि ये स्वयं की गलती होगी। अब 2 तरीके के हो सकते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक या असंक्रामक, यानी इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जो रोगी से स्वस्थ मनुष्य की ओर ट्रांसफर हो जाए ड्यू टू इन्फेक्शन,
वो आपका संक्रामक यानी जो फैलने वाले रोग हैं वो संक्रामक होंगे। और दूसरा नाम निकल कर के आया नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो रोगी से स्वस्थ मनुष्य के अंदर ट्रांसफर नहीं होते होंगे, उनको हम नाम देते हैं असंक्रामक का। नाम लेंगे असंक्रामक पे कि कौन कौन से ऐसे हैं, तो आप देखो तो इसके अंदर आपके 3 रोग का नाम ज़्यादा चर्चा में आता है। पहला नाम आता है आपका गठिया। अगर किसी मनुष्य के घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके संपर्क में आने से आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन है, यानी कि ये कभी भी संक्रामक नहीं है, फैलेंगे नहीं। दूसरा नाम मैं ले रहा हूं पैरालिसिस, ये भी गैर संक्रामक है या संक्रामक है, नॉन इन्फेक्शियस है। और तीसरा नाम इस तरीके का हो सकता है हिस्टीरिया। ये चर्चा हो गई आपकी असंक्रामक बीमारियों की। फैलेगा कैसे, यानी इन्फेक्शियस की अगर बात किया जाए कि इन्फेक्शियस बीमारियां जो होती हैं या इस तरीके की बीमारियां जो होती हैं उनके पीछे ट्रांसफर करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो उनके पीछे कई कारक निकल करके आते हैं। जैसे पहला नाम आता है कवक का। कवक शब्द अगर आप यूज करते हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं फंगल डिसीज, यानी कवक की वजह से होने वाले रोग को हम लोगों ने नाम दिया फंगल डिसीज। दूसरा नाम निकल करके आता है जीवाणु, यानी जीवाणु से होने वाले रोग। ये भी किस में आएगा, संक्रामक के अंदर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलें, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। तीसरा नाम निकल करके आता है आपका कृमि, इसको हम लोग बोलते हैं वर्म्स। और चौथी कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ, या इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो एक कोशिकीय ज़्यादा कॉमन नाम प्रोटोजोआ है, इसलिए प्रोटोजोआ ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। और लास्ट नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ विषाणु। विषाणु शब्द के लिए आप यूज कर सकते हो वायरस। यानी ये जो नाम निकल कर क्या है, ये संक्रामक बीमारियां किस किस वजह से फैल सकती हैं, तो कवक से होने वाले रोग भी संक्रामक है, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग भी संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, कृमि यानी वर्म से होने वाले रोग भी आपके इन्फेक्शियस है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी आपके इन्फेक्शियस हैं, और विषाणु से होने वाले रोग भी आपके क्या हैं, तो वो भी आपके वायरल इन्फेक्शंस को भी हम लोग नाम देते हैं कि ये इन्फेक्शियस बीमारियां हैं। अब देखो इसके अंदर हम लोग चर्चा करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं आनुवांशिक बीमारियों। तो आनुवांशिक बीमारियों की अगर आप चर्चा करते हो तो आनुवांशिक कंडीशंस या आनुवांशिक बीमारियां किस वजह से होती हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं गुणसूत्र का। गुणसूत्र आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि टोटल संख्या जो होती है वो 46 होती है। अब ये दिमाग में रखिएगा कि उस गुणसूत्र को, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलता हूं। तो जब आप गुणसूत्र की बात करते हो या क्रोमोसोम्स की आप बात करते हो, तो क्रोमोसोम्स जो होंगे यानी गुणसूत्र जो होंगे, ये दिमाग में रखिएगा कि हमेशा आपके शरीर में कितनी संख्या होगी गुणसूत्रों की, तो 46 होगी। इस 46 को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कितने जोड़ा यानी कितने युग्म बनाते हैं, कितने कपल होते हैं, तो कपल होते हैं आपके 23 या 23। अब इसमें अगर बात किया जाए तो 2 तरीके के गुणसूत्र हमारे शरीर में आते हैं, यानी 2 तरीके के होंगे। एक होगा आपका कायिक या इसको हम लोग कहते हैं समजात, और दूसरा होता है लिंग या इसको हम लोग नाम दे सकते हैं विषमजात। यानी 2 तरीके के गुणसूत्र होंगे, ध्यान दीजिएगा, एक कायिक गुणसूत्र, एक या उसी को दूसरा नाम देते हैं समजात, दूसरा लिंग गुणसूत्र या विषमजात। अब कायिक, और इसका मतलब हमने इसका नाम कायिक क्यों रखा, तो कायिक रखने के पीछे कारण क्या था कि ये जो गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारण करते समय, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके बारे में कोई चर्चा कायिक गुणसूत्र के दम पर नहीं होती। लिंग गुणसूत्र यानी विषमजात गुणसूत्र जो हैं वो हमेशा निर्धारण करते हैं किसी भी आने वाले मानव के सेक्स का यानी लिंग का, कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, उसका डिफाइन हम कैसे कर पाएंगे, तो लिंग गुणसूत्र के। और ये दिमाग में रखिएगा कि इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या हमेशा 44 होती है। बचे 2 तो इनकी संख्या जो होगी इन्हीं में से 2 होगी। अब ये जो है इनसे कोई निर्धारण नहीं होगा, यानी बचे वाले जो हैं वो एक्स वाई इन्हीं से निर्धारण होगा। अगर इसमें हम सीधे बात करें कि अगर हम बात करते हैं नर की, यानी कि अगर मेल की कंडीशन आती है, तो मेल की कंडीशन हम कहते हैं कि 44 जो गुणसूत्र थे ये वाले, कौन से, समजात। समजात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम्स, कि ऑटोसोम्स की जो कंडीशन थी 44 के साथ अगर हम जोड़ दें किसको, एक्स और वाई को,
तो कंडीशन बनती है किसकी? नर की यानी मेल की। लेकिन अगर मादा की कंडीशन यानी फीमेल की कंडीशन की अगर बात किया जाए तो इसी 44 में अगर यक्स यक्स जुड़ जाए तो वो कंडीशन बनती है किसकी? फीमेल की। यानी कि ये स्थिति बनेगी, यानी कि कायिक गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे अलग अलग पूछी जाए तो दिमाग में रखिएगा कि कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, और विषम जाति यानी कि हेट्रोसोम्स की अगर कंडीशंस पूछी जाए तो उस कंडीशन में उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर 44 के साथ यक्स वाई जुड़ेगा तो हमेशा मेल की कंडीशंस बनेगी, 44 के साथ अगर यक्स एक्स जुड़ेगा तो मादा कंडीशन बनेगी। और इन्हीं में गड़बड़ यानी क्रोमोसोम्स में ही अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से ही पैदा क्या होते हैं? तो आनुवांशिक रोग, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किस में? तो जन्मजात रोग में। यानी एक ऐसे रोग जो बचपन से हमारे अंदर है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था किसका? कंजेंशियल का। तो कंजेंशियल की कंडीशन कब होगी? तो ड्यू टू प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो 23 जोड़ा या 46 टोटल संख्या, जिसमें से कायिक कितने या समजात कितने? तो 44। और विषमजात कितने? तो 2। विषमजात 2 ही होते हैं। और लिंग का निर्धारण कौन करेंगे? तो लिंग का निर्धारण हमेशा विषमजात करेंगे। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लिंग का निर्धारण केवल और केवल कौन करता है? तो विषमजात ही करता है। यानी एक कंडीशन इसकी हो गई और एक कंडीशन इसकी हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम्स है जो लिंग का निर्धारण करेगा, तो लिंग का निर्धारण हमेशा करता है समजात यानी होमोसोम्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण कौन नहीं करेगा, तो वो आपका होगा समजात। और लिंग का निर्धारण कौन करेगा? तो विषमजात। कंडीशन मैंने मेल और फीमेल की आपके सामने लिख दी है कि 44 के साथ अगर यक्स वाई जुड़ता है तो वहां पर मेल की कंडीशंस बनती है, और 44 के साथ अगर यक्स एक्स जुड़ता है तो वहां पर मादा की कंडीशन यानी फीमेल की कंडीशन बनती है। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से रोग आपके हैं जिनको आनुवांशिक रोग माना जाता है। तो आनुवांशिक रोग के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आप एक लाइन याद रख लो। कौन सी लाइन? तो शिव ही सुंदर है। बस ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से रोग आपके आनुवांशिक हैं। आनुवांशिक रोग में पहला नाम दिया आपका क्या? सी। शिव को आप ये मत सोचिएगा कि गलत लिखा, वो जानबूझ करके शिव जो है वो ऐसे होता है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे ट्रिक बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि शिव ऐसे लिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या बनेगी? सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम्स प्रॉब्लम जितने भी हैं, अब सिंड्रोम्स प्रॉब्लम में आपका पटाउ सिंड्रोम्स होता है, डाउन सिंड्रोम्स होता है, अप सिंड्रोम्स होता है। तो जितने भी सिंड्रोम्स प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आपके अंदर आपके माता पिता की वजह से आते हैं। यानी सिंड्रोम्स प्रॉब्लम्स हमेशा आनुवांशिक होंगे, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा नाम कई बार आरआरबी से लेकर के एसएससी से लेकर के हर एग्जामिनेशन में पूछा गया, वर्णांधता के बारे में। यानी ये वो जो बहुत शब्द आ रहा है ये किसको दो शो कर रहा है? तो वर्णांधता को शो कर रहा है। यानी हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की, जहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रकाश वाले चैप्टर में। तो हम लोगों ने बताया था कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्राथमिक रंगों, प्राथमिक रंग यानी RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, इनके अंदर अगर अंतर नहीं कर पाता तो वो कंडीशन बनती है किसकी? वर्णांधता की, जिसको हम लोग नाम देते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। एंड द लास्ट कंडीशन इज ही का मतलब यहां पर हीमोफीलिया से है। याद रखिएगा कि ये 3 बीमारियां जो है वो बेसिकली आनुवांशिक बीमारियां हैं। ये 3 बीमारियों को हम लोग लेकर के चलते हैं। सिंड्रोम्स में प्रॉब्लम्स, वर्णांधता में कोई प्रॉब्लम यानी कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया, ये 3 जो रोग हैं ये आपके आनुवांशिक रोग हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 चीजें आपके निकल करके आती हैं। क्लियर हो रहा होगा? आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने कुछ नाम लिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो संक्रामक हैं। संक्रामक बीमारियां यानी इन्फेक्शियस की कंडीशन क्या बनती है? तो इन्फेक्शियस हमने कहा कि कुछ ऐसी कंडीशंस है, जैसे सबसे पहले मैंने नाम लिया था कि कवक से होने वाले रोग, कि एक ऐसे रोग जो कवक से होते हैं, यानी कवक जिसको फैलाता है। अब ये दिमाग में रखो कि उस सबके लिए शार्ट ट्रिक लेकर के आया हूं आपके बीच में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो सारे लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा, टाइम टू टाइम आते हैं। हर चीज़ के लिए ट्रिक में लेकर के आता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा फंगल इन्फेक्शन, कि फंगल इन्फेक्शन, तो कवक की अगर बात करेंगे यानी फंगल
डिसीज की अगर बात करेंगे कि फंगल डिसीज, तो इसको रटना नहीं है, बस एक लाइन आप याद रखो, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये लाइन आपने याद रख ली कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये है क्या? तो गंजा शब्द जो निकल कर के आ रहा है, ध्यान देना कि ये सारी बीमारियां कौन सी हैं? फंगल डिसीज से होने वाली बीमारियां हैं सारी की सारी। गंजा शब्द जो निकल कर के आ रहा है, तो यहाँ पे आप सीधे एक बीमारी की बात कर सकते हो, गंजापन, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें मनुष्य का बाल गिरता हो, बाल ज्यादा गिरता हो, तो ये गंजापन जो बीमारी है, गंजा शब्द से उठा लिया गया। दामाद में दो चीजें निकल कर के आई, ये चीज आप निकल करके आएगी तो इसको हम लोग कहते हैं दमा, यानी दमा की जो बीमारी है वो भी क्या है? तो फंगल डिसीज के अंदर आती है। फिर उसके अंदर एक चीज और निकल के आएगी, दाद, यानी दामाद को दो पार्ट में तोड़ दिया, दमा प्लस दाद, यानी कि दमा और दाद ये दो चीजें जो हैं वो आपकी होंगी। उसके बाद खाए शब्द से हम लोगों ने उठा लिया खाज, यानी किसी भी तरीके की खुजली जो इन्फेक्शन की वजह से होती है वो ड्यू टू फंगल डिसीज होती है, यानी कवक उसके लिए जिम्मेदार होता है। और लास्ट आपका है फ्रूट, तो फ्रूट शब्द जो निकल कर के आया है वो एथलीट फ्रूट है, यानी एथलीट फुट की बात हो रही है कि जहां पर आपका पैर के अंदर हल्का सा टेढ़ापन या कुछ इस तरीके की दिक्कत आती है तो उसको हम लोग एथलीट फुट बोलते हैं। तो ये आपका ट्रिक है किसके लिए? तो फंगल डिसीज के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लाइन आपके सामने रखा हूं, कौन सी? तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा शब्द किसके लिए? तो गंजापन के लिए। दामाद से दो निकल कर क्या है? दमा और दाद, यानी दमा भी होगी और दाद भी होगा। खाए के लिए क्या है? तो खाज है। और फुट के लिए क्या है? तो एथलीट फुट है। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? तो ये होती हैं आपकी फंगल डिसीज। इसको आप नोट डाउन करें तो हम आगे चलते हैं। अगला नाम आता है कवक के बाद, फंगल डिसीज के बाद अगला नाम आता है आपका जीवाणु का, कि जीवाणु से होने वाले रोग। तो अगर जीवाणु की बात करोगे, जीवाणु से होने वाले रोग की बात करोगे, तो एक लाइन में लिखता हूं इसको भी कि DNT का प्लेट टी है। बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, एकदम एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सारी चीजें जो कि त्यों आपको याद आने लगेंगी। एकदम श्योर है कि आपके 2 से 3 नंबर जो है इस केवल 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। DNT का प्लेट टी है। DNT में ये जो डी शब्द निकल कर क्या आ रहा है, ये शो कर रहा है किसको? तो ये शो कर रहा है डिप्थीरिया। डी शब्द जो है वो किसको शो कर रहा है? तो वो शो कर रहा है डिप्थीरिया को। यन जो शब्द है ये किसको शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है निमोनिया को, यानी डी से आपका डिप्थीरिया निकल कर के आ रहा है, एन से आपका निमोनिया निकल कर के आ रहा है। टी की अगर बात किया जाए तो टी शो कर रहा है टीबी को, यानी ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, यानी तपेदिक की बात हो रही है किससे? टी से। का जो है, का को हम लोग यहां पर कहते हैं काली खांसी, काली खांसी। प्लेग जो शब्द है वो किसके लिए है? तो ये प्लेग के लिए है। फिर उसके बाद टी की बात किया जाए तो यहां वाला जो टी है ये 2 रोगों के बारे में बता रहा है। एक रोग आपका टिटनेस और एक रोग आपका टाइफाइड। और है जो शब्द है ये निकल कर क्या आ रहा है किसके लिए? हैजा के लिए। तो दिमाग में रखिएगा कि DNT का प्लेट टी है। कई बीमारियों का नाम आया आपके सामने, कम से कम 7 से 8 बीमारियां एक सिंगल लाइन के अंदर आपकी कवर हो गई। ध्यान दीजिएगा कि डी का मतलब डिप्थीरिया, एन का मतलब निमोनिया, टी का मतलब टीबी या तपेदिक, का मतलब काली खांसी, प्लेट का मतलब यहाँ प्लेग से है, टी से 2 बीमारियां टेटनस और टाइफाइड, और है से एक बीमारी हैजा। ये आपका किससे होने वाले रोग हैं? तो ये सारे रोग आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आगे चलता हूं, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आगे चलता हूं, आगे अगली जो चीज निकल करके आती है, यानी कि जो तीसरा नाम निकल करके आता है वो आता है आपका कृमि। कृमि से होने वाले रोग, कृमि यानी वर्म्स, कृमि से होने वाले रोग। अब कृमि से होने वाले रोग जो हैं उनकी अगर बात किया जाए तो हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन कि हाथी को हुक और फीते से बांधकर फाइल में
फाइल में रखते हैं। ये लाइन अगर आपको याद है कि हाथी को हुक और फीते से बांधकर फाइल में रखते हैं। ध्यान देना, ये हाथी शब्द जो निकल कर के आ रहा है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो रिप्रेजेंट कर रहा है हाथी पांव को। आपने देखा होगा कुछ पैर जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है, उस स्थिति को हम लोग नाम देते हैं हाथी पांव को। एक बीमारी जो कृमि की वजह से होती है उसको हम लोग बोलते हैं हुक कृमि, पेट की बीमारी। दूसरा नाम निकल करके आया फीते से, जिसको हम लोग कहते हैं फीता कृमि, ये भी आपकी बीमारी है। और फाइल शब्द जो निकल करके आया इससे बना आपका फाइलेरिया। ये सारी बीमारियां जो हैं, ध्यान दीजिएगा, हाथी को हुक और फीते से बांधकर फाइल में रखते हैं। इस एक लाइन से हमने 4 बीमारियों को कवर कर लिया। कौन कौन सी बीमारी? तो हाथी शब्द से हाथी पांव निकल करके आया, हुक से हुक कृमि निकल करके आया, फीते से फीता कृमि निकल करके आया और फाइल से फाइलेरिया निकल करके आया। तो याद रखिएगा कि हाथी को हुक और फीते से बांधकर फाइल में रखते हैं। तो जैसे ही आप हाथी को बांधोगे तुरंत हो जाएगा क्या? तो हाथी पांव। हुक से बांधोगे तो हुक कृमि, फीते से बांधोगे तो फीता कृमि, और फाइल में जैसे ही आप रखोगे तुरंत फाइलेरिया हो जाएगा। ये सारे लाइन आप याद रखिएगा कि हाथी को हुक और फीते से बांधकर फाइल में रखते हैं। ये कंडीशन आपकी आती है किसकी? तो कृमि की यानी वर्म्स की। प्रोटोजोआ पे आता हूं कि प्रोटोजोआ की कंडीशन क्या बनती है, या प्रोटोजोआ को हिंदी में हम कहते हैं एक कोशीय। बड़ा आसान सा है प्रोटोजोआ के लिए कि प्रोटोजोआ शब्द जब आपका निकल करके आता है तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। किसी काम के लिए आपके पिताजी ने आपको कहा था, आप नहीं कर पाए, पिताजी ने पूछा काम क्यों नहीं हुआ, तो आप एक सीधा सा आंसर देते हो कि पापा मैं कल सो गया। बस यही लाइन याद रखिएगा कि पापा मैं कल सो गया, यानी पापा मैं कल सो गया। अगर ये लाइन आपको याद है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पापा हैं आपके, पापा के अंदर 2 रोग है। कौन कौन सा? तो एक रोग है आपका पायरिया जो दांत की बीमारी है, और दूसरा रोग है आपका पेचिस का। यानी कि 2 बीमारियां निकल कर के आई पापा के अंदर। कौन कौन सी? तो एक पायरिया और एक पेचिस। आप कोई भी इसमें से अपने पापा के ऊपर ये बीमारी नहीं लेगा, बस एक ट्रिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं कि पापा यानी पायरिया और पेचिस, मैं शब्द जैसे निकलेगा तो वहां पर मैं का मतलब हो जाएगा मलेरिया, कि मैं यानी मलेरिया। कल की अगर बात होगी तो कल का मतलब यहाँ पे काला जार से है, यानी एक हाई लेवल के बुखार से। और ये सो गया तो क्यों सो गया? क्योंकि श्योर आपको निद्रा रोग होगा, स्लिपरी डिसीज होगी, तभी आप सोए होंगे। काम की जिम्मेदारी को छोड़ करके तभी आप सोए होंगे जब आपको स्लिपरी डिसीज रही होगी। ध्यान दीजिएगा, पापा मैं कल सो गया, यानी पापा के अंदर 2 बीमारियां, पायरिया और पेचिस। मेरे अंदर 2 बीमारियां, एक बीमारी कौन सी? तो मलेरिया। कल यानी काला जार और सो गया यानी निद्रा रोग। तो ये दिमाग में रखिएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले यही 5 रोग मेन हैं जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पायरिया, पेचिस, मलेरिया, काला जार और निद्रा रोग, स्लिपरी डिसीज तक हम लोग जा रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, पायरिया, पेचिस, मलेरिया, काला जार और निद्रा रोग, यानी पापा मैं कल सो गया। आगे चलता हूं लास्ट की तरफ, तो नाम आता है आपका विषाणु। विषाणु अगर आपको याद आ रहा होगा, यानी वायरस अगर आपको याद आ रहा होगा, तो समय एक वायरस आपको सोने नहीं दे रहा होगा, कोविड-19, उसके ऊपर ही बात किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु यानी वायरस, इससे होने वाले रोग की अगर बात करें तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो आता है क्या? तो एक बड़ी लाइन निकल करके आएगी, रेखा 6 इंच की टोपी महंगी है, जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी की। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा ट्रिक है वायरस से होने वाले रोग का, यानी वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड सारे जो रोग हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला हम बात करें रेखा की,
फिर से लाइन बता रहा हूं कि रेखा 6 इंच की टोपी महंगी है, जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी की। जब रेखा की बात करता हूं तो रेखा के अंदर 2 बीमारियां निकल करके आती हैं। पहली बीमारी निकल करके आती है आपकी रेबीज, कि रेबीज एक बीमारी है, और खा का मतलब यहां पर एक और बीमारी निकल करके आती है खसरा। यानी रेखा के अंदर 2 बीमारियां हैं, कौन कौन सी? तो रेबीज और खसरा। आगे चलता हूं, 6 इंच ही क्यों रखा, 8 इंच क्यों नहीं रखा? क्योंकि 6 का मतलब यहां पर छोटी माता से है, छोटी माता। 6 का मतलब यहां पर छोटी माता। इंच के अंदर अगर बात किया जाए तो एक बीमारी है आपकी इन्फ्लुएंजा, और दूसरी बीमारी है आपकी चेचक। ध्यान दीजिएगा, इंच के अंदर ई का मतलब या इन का मतलब क्या है? तो इन्फ्लुएंजा, और च का मतलब क्या है? तो चेचक। आगे चलता हूं, क, तो क यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो कोविड-19 को, यानी कोरोना वायरस की बात हो रही है यहां पर कि की शब्द जो है वो आपका दिखा रहा है किसको? तो कोविड-19 को। और टोपी का जो ट है वो दिखा रहा है ट्रेकोमा को, कि ट्रेकोमा बीमारी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। और पी शब्द जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पीलिया को। ध्यान दीजिएगा, रेखा यानी कि रेबीज और खसरा, 6 यानी छोटी माता, इंच में इन जो है वो इन्फ्लुएंजा को, च जो है वो चेचक को, की जो है वो कोविड-19 को, टोपी का ट जो है वो ट्रेकोमा को, और पी जो है वो पीलिया को। महंगा में म जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिप्रेजेंट कर रहा है माइलाइटिस को, माइलाइटिस को। ह जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हर्पीज को। और ग जो है वो शो कर रहा है किसको? गलसुआ को। यानी महंगी के अंदर 3 बीमारियां हैं, माइलाइटिस, हर्पीज और गलसुआ। जा ऐड कर, तो जा शब्द जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस। ऐड जो शब्द है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो एड्स को। ऐड शब्द जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एड्स को, और ये जो ड शब्द जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डेंगू को। ध्यान दीजिएगा कि ए का मतलब यहाँ पर एड्स है और ड का मतलब क्या है? तो डेंगू है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी 2 बूंद जिंदगी की क्यों लिखा गया, तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया गया किसके लिए? तो पोलियो की वजह से। ध्यान दीजिएगा कि ये सारी की सारी बीमारियां किससे होती हैं? तो ये सारी बीमारियां होती हैं आपकी वायरस से। दिमाग में रखिएगा कि रेखा यानी कि रेबीज और खसरा, 6 यानी छोटी माता, इंच यानी इन्फ्लुएंजा और चेचक, की यानी कोविड-19, टी यानी कि ट्रेकोमा, और पी यानी पीलिया। महंगी में 3 बीमारियां हैं, माइलाइटिस, ह का मतलब हर्पीज और ग का मतलब गलसुआ है, वहां पर आपका साइलेंट होगा। जा ऐड कर में जा जो है आपका जापानी इंसेफेलाइटिस, ए में एड में ए जो है वो एड्स को, और ड जो है वो डेंगू को। कर यहाँ पे साइलेंट है, और 2 बूंद जिंदगी की यानी पूरा का रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? पोलियो का। तो ये आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में? तो सारे के सारे जितने भी बीमारियां थी उन सबके बारे में चर्चा किया गया। इस तरीके की और अच्छी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊंगा, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारा साथ देते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।